अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने प्रॉब्लम नंबर 8 डिस्कस की थी अकाउंट्स के बारे में और इस क्लास में हम अकाउंट्स को ही डिस्कस करेंगे। इसकी प्रॉब्लम नंबर 10 9 आप रहने देंगे। प्रॉब्लम नंबर 10 ये आपने डिस्कस करनी है और प्रॉब्लम 10 में इसको मैं पढ़ता हूँ, लेकिन क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए आप, क्योंकि इसमें काफ़ी चीज़ें करनी होती हैं, तो आप एक टेबल सा पहले बना लिया करें। इस तरह का टेबल बना लिया करें। इस टेबल में आपने ये 6 चीज़ें खुद से लिख देनी है। क्वेश्चन पढ़े बगैर आपने ये 6 चीज़ें लिख देनी है। क्वेश्चन जब पढ़ेंगे, इनके अलावा अगर कोई इन्फॉर्मेशन होती है हम फिर उसको इसके नीचे ऐड कर देंगे, बट ये 6 चीज़ें आपने लाजमी तौर पे इस तरह से आपने लिख देनी है। ये 6 चीज़ें जो आपके सामने गिवन है, इसमें से जो सेल्स और एवरेज कलेक्शन पीरियड, ये जो 2 चीज़ें हैं, ये हमें क्वेश्चन में नहीं चाहिए होती हैं, बल्कि इन 4 चीज़ों में से अगर कोई चीज़ मिसिंग है उसे फाइंड करने के लिए हमें ये सेल्स और एवरेज कलेक्शन पीरियड दोनों चाहिए होते हैं। लेकिन अगर ये चारों चीज़ें गिवन हैं, देन हमें इन दोनों की भी कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब है कि सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट सोल्ड और अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर, ये लाजमी पार्ट हैं क्वेश्चन का। ये हर क्वेश्चन में लाजमी होने चाहिए। सेल प्राइस आपको गिवन होगी, वेरिएबल कॉस्ट आपको गिवन होगी, यूनिट सोल्ड अगर आपको नहीं दिए गए तो वो आपको फाइंड करने पड़ेंगे इन दोनों को डिवाइड करके, सेल प्राइस और सेल्स को, और इसकी मदद से हम ये फाइंड कर सकते हैं यूनिट सोल्ड। अकाउंट से टर्नओवर नहीं दिया गया तो वो हम निकालते हैं इसकी मदद से। इसको हम 360 पे डिवाइड कर देते हैं तो हमारे पास अकाउंट से टर्नओवर आ जाता है। तो ये जो 2 चीज़ें हैं ये होना लाजमी नहीं है। ये तब हमें चाहिए जब इन चारों में से कोई चीज़ मिसिंग है। अगर ये चारों चीज़ें गिवन है देन हमें इन दोनों की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हमारे पास नेसेसरी पार्ट हैं, सेल प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, यूनिट सोल्ड एंड अकाउंट से टर्नओवर। ये चारों लाजमी होने चाहिए। अगर ये चारों गिवन है तो हमें इन दोनों की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है तो हमें ज़्यादा ये चीज़ चाहिए होगी। चलिए अब हम क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी बुक में है, पेज नंबर 637। ये आप सब ओपन करें। देखें, इसमें है रिलैक्सेशन ऑफ क्रेडिट स्टैंडर्ड्स। Lewis Enterprises is considering relaxing its credit standards to increase its currently sagging sales। उसकी सेल्स कुछ अच्छी नहीं जा रही और जिस वजह से वो चाह रहा है कि अपनी क्रेडिट टर्म्स में कुछ रिलैक्सेशन दे। इट मीन्स कि वो चाह रहा है कि अपने कस्टमर्स को थोड़ा सा वो टर्म्स थोड़ी सी रिलैक्स करे ताकि उसकी सेल्स बढ़ें। एज अ रिज़ल्ट, और उसने क्या किया है, ऑफ द प्रपोज्ड रिलैक्सेशन सेल्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ बाय 10%। कहता है कि वो उसको ये कैलकुलेशन में उसकी आया है कि उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी 10%, फ्रॉम 10,000 टू 11,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स उसके अब हैं, 10% इंक्रीज़ होने के बाद वो 11,000 यूनिट्स हो जाएंगे। ये उसने एक प्रपोज़ किया है कि जब वो अपनी टर्म्स को थोड़ा सा रिलैक्स करेगा कस्टमर्स के लिए तो उसकी सेल्स बढ़ जाएंगी, 10,000 से 11,000 यूनिट्स हो जाएंगे। एवरेज कलेक्शन पीरियड इज़ एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ फ्राम 45 टू 60 डेज़। और उसको ये भी है कि उसके जब वो अपने कस्टमर्स को रिलैक्स करेगा तो उसके जो कलेक्शन पीरियड है वो 45 से 60 डेज़ हो जाएंगे। टर्म्स को रिलैक्स करना मतलब यही होता है कि वो अपने कस्टमर्स को थोड़ा से दिन ज़्यादा दे रहा है पेमेंट करने के लिए।
तो जब वो दिन ज़्यादा देगा पेमेंट करने के लिए तो उसने कहा है कि 45 से अब 60 डेज़ हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड हो जाएगा। एंड द बैड डेट्स आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज़ फ्राम 1% टू 3%। बैड डेट्स भी वो कह रहे हैं कि इंक्रीज़ हो जाएंगे। करंटली वो 1% हैं और वो 3% हो जाएंगे। सेल प्राइस पर यूनिट इज़ 40 एंड द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज़ 31। ये उसने आपको कॉस्ट दे दी है, सेल प्राइस दे दी है। एंड देन the firm's required rate of equal risk investment is 25%। ये उसने हमें कॉस्ट बता दी है, इतने परसेंट हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा हम जो एडिशनल बोरो करेंगे। चलें, इसका मैं डाटा मेंशन करता हूँ टेबल पे, इसको आप भी देखें और फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। चलें, जैसे डाटा गिवन है हम वैसे ही अभी लिखते जाते हैं। इंटरेस्ट रेट देखिए, उसने आपको 10,000 कहा है कि इस वक्त हमारे यूनिट सोल्ड हैं 10,000। जैसे डाटा गिवन है बस वैसे लिखते जाएं अभी। और उसने कहा है कि इंक्रीज़ होके हो जाएंगे 11,000, 10% जब इंक्रीज़ आएगा। एवरेज कलेक्शन पीरियड उसने कहा है कि 45 डेज़ का है और ये इंक्रीज़ होके हो जाएगा 60 डेज़ का। देन बैड डेट्स के बारे में उसने कहा, तो बैड डेट्स देखिए हमने यहाँ पे मेंशन नहीं किए हुए। इनके अलावा अगर कोई इंफॉर्मेशन है तो वो आप फिर उसको नीचे लिख लें। क्योंकि अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है तो वो फिर आपने सॉल्व करनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो हमने उसको नहीं सॉल्व करना, लेकिन ये 4 चीज़ों का होना हमारे लिए ज़रूरी है। तो बैड डेट्स के बारे में उसने कहा कि वो अभी 1% है, 3% हो जाएंगे। एंड सेल प्राइस उसने कहा है कि सेल प्राइस हमारी 40 है। दिस इज सेल प्राइस दोनों में सेम होती है, ये चेंज नहीं होती। और उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है ये भी सेम होती है, ये भी चेंज नहीं होती। और उसके बाद इंटरेस्ट रेट हमें दिया गया है 25%। ये हमारे पास टोटल डाटा गिवन है। अब इसमें देखें हमें मिसिंग क्या है या क्या नहीं गया। हमें अकाउंट्स रिसीवेबल टर्नओवर नहीं पता। और देखें जो जिन पे टिक लगा हुआ है ये तो नेसेसरी पार्ट है, ये तो लाजमी होने चाहिए। और हमारे पास सेल्स नहीं है। तो सेल्स तो हमें तब चाहिए हैं जब इनमें से कोई चीज़ मिसिंग है। अगर उसकी अपनी वैल्यू नहीं दी गई तो हमने उसको फाइंड नहीं करना, ये नेसेसरी पार्ट नहीं है। ये 4 मिसिंग हों तो इनको आपने लाजमी फाइंड करना है। ये 2 मिसिंग हों तो इनको आपने फाइंड नहीं करना। अगर ये मिसिंग हैं तो इसका मतलब है कि इनकी ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन अगर इन 4 में से कोई मिसिंग है तो वो हमने फिर फाइंड करना है पहले। जैसे देखें ये अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर नहीं दिया गया तो हम ये फाइंड करेंगे। पहले फाइंड करने के लिए देखो आपको मैंने एक फार्मूला बताया था लास्ट क्लास में कि अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर फाइंड करने के लिए 360 पर या 365 पर, जैसा भी आपके क्वेश्चन में बताया गया है, 360 पर डिवाइड कर दें ये एवरेज कलेक्शन पीरियड को। ये आ जाएगा 8। इसी तरह से यहाँ पर भी 360 को डिवाइड कर दें, कलेक्शन पीरियड है हमारे पास 60, ये हो जाएगा 6। तो अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर अगर नहीं दिया गया तो एवरेज कलेक्शन पीरियड लास्ट में दिया जाएगा। इसको अगर 360 पर डिवाइड कर दें, 360 एक साल के दिन डिवाइड कर दें अगर इसको, तो हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल टर्नओवर आ जाएगा। अब हमारे पास सारा डाटा गिवन है। सेल्स हमें नहीं चाहिए क्योंकि हमें ये 4 चीज़ें गिवन हैं। ये जिन पर टिक लगा हुआ है ये चीज़ें लाजमी होती हैं, बाकी इंफॉर्मेशन वो एडिशनल होती है। वो अगर नहीं है तो आपने फाइंड भी नहीं करनी। लेकिन अगर ये 4 चीज़ों में से कोई चीज़ मिसिंग है तो आपने फाइंड करनी है।
ओके, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उसी तरह से जैसे हमने पहले किया था, हम सबसे पहले फाइंड करेंगे एडिशनल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन एडिशनल प्रॉफिट कंट्रीब्यूशन। बिल्कुल उसी तरह से हम प्रेजेंट लिखेंगे। तो क्या पहले फार्मूला लिखें। फार्मूला क्या होता है, यूनिट सोल्ड इनटू सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। यही फार्मूला आप प्रेजेंट में भी अप्लाई करते हैं, फ्यूचर प्रपोज में भी अप्लाई करते हैं। यूनिट सोल्ड हमें 10,000 गिवन है प्रेजेंट में। सेल प्राइस इज गिवन एज 40, वेरिएबल कॉस्ट इज 31, the value becomes 90,000। इस वक्त हमारा कंट्रीब्यूशन है 90,000। प्रपोज में देख लेते हैं। It becomes 11,000 यूनिट्स। देन ये चीज़ें तो सेम रहती हैं एंड द वैल्यू बिकम्स आई थिंक इट इज़ 121,000। इसको एकदम हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इट इज़ 99,000। इस वक्त हमारा कंट्रीब्यूशन है 90,000 का। पॉलिसी जब हम रिलैक्स करेंगे तो हमारा कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 99,000 का। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 9,000। ये हमारा एडिशनल कंट्रीब्यूशन इतना हमारा ज़्यादा हो जाएगा कंट्रीब्यूशन अगर हम अपनी टर्म्स को रिलैक्स करते हैं। देन सेकंड, बल्कि इसको आप नोट करें, मैं इसको रेज करता हूँ, आपके सामने ये होना चाहिए। चले, देन इसके बाद हम रिक्वायरमेंट बी कैलकुलेट करते हैं। दिस इज मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स कि इस पर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, सेल्स बढ़ाने के लिए हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है। फॉर्मूला आपको मैंने इसका बताया था। फॉर्मूला होता है यूनिट सोल्ड into variable cost divided by account receivable turnover। Unit sold over variable cost unit sold into variable cost over account receivable turnover। प्रेजेंट में देखते हैं, unit sold are 10,000, variable cost is 31, account receivable turnover हमने फाइंड किया था, it is 8। इसको हम जब सॉल्व करेंगे becomes 38,750। ये हमारी इस वक्त की कॉस्ट है। इतने पैसे हमें उधार लेने पड़ते हैं अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए।
देन प्रपोज्ड, हमारी यूनिट सोल्ड कितनी है 11,000, वेरिएबल कॉस्ट सेम है, अकाउंट्स टर्नओवर इज 6, इसको भी हम सॉल्व करते हैं। $56,000 833, ये पॉइंट्स में आंसर आ रहा है तो आप राउंड करके लिखते हैं बस। इस वक्त जो हमारी सेल्स हैं, इस वक्त जो हमारी कॉस्ट जो हम बोरो कर रहे हैं वो इतनी अमाउंट बोरो कर रहे हैं। जब हम पॉलिसी को चेंज कर रहे हैं, पॉलिसी चेंज करने से हमारे रिसीवेबल्स बढ़ रहे हैं, तो हमें इतना उधार लेना पड़ेगा। कितना ज़्यादा उधार हमें लेना पड़ रहा है, इसको माइनस करके अगर हम देखें हमें 18,083 इतने पैसे हमें ज़्यादा उधार लेने पड़ रहे हैं जब हम अपनी पॉलिसी को चेंज करते हैं। 18,083 ये कहलाएगा मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल्स। कितने पैसे हमें उधार और लेने पड़ रहे हैं। ज़ाहिर है इस पर कॉस्ट भी आएगी। कॉस्ट देखें आपको, ये 25% ये हमने इस पर इंटरेस्ट पे करना है, और ये इंटरेस्ट हमारा आ जाएगा दिस इज 4521। ये अमाउंट क्या कहलाएगी, दिस इज कॉस्ट ऑफ मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट रिसीवेबल। ये हमारी कॉस्ट आ रही है। तो ये रिक्वायरमेंट ए और रिक्वायरमेंट बी, ये तो हमने हर क्वेश्चन में लाजमी करनी है। हमें कहा जाए हमें ना कहा जाए, हमने ये लाजमी करनी होती है। पहले हम कंट्रीब्यूशन निकालते हैं रिक्वायरमेंट ए में, उसके बाद हम सेकंड में मार्जिनल इन्वेस्टमेंट निकालते हैं। ये आपने हर सूरत निकालनी होती है, आपसे मांगा जाए या ना मांगा जाए। देन फिर आपने देखना है ये दो पार्ट्स करने के बाद कि आपको एडिशनल डाटा क्या दिया गया है। इन 6 चीज़ों के अलावा आपको क्या चीज़ दी गई है। देखिए आपको बैटर्स दिए गए हैं। जो भी आपको रिक्वायरमेंट एक्स्ट्रा दी जाएगी वो आपने इन दो ए और बी, ये दो रिक्वायरमेंट्स के बाद आपने फिर उसे सॉल्व भी करना है। यहाँ पे हमें एक दी गई है, बस बैड डेट्स के नाम से दी गई है, तो हमने बैड डेट्स को भी सॉल्व करना है। लेकिन पहले आपने ये दो चीज़ें हमेशा ही सॉल्व करनी है। कॉन्ट्रीब्यूशन भी आपने हमेशा निकालना है, और आपने मार्जिनल इन्वेस्टमेंट इन अकाउंट्स रिसीवेबल भी हमेशा निकाल, ये दो स्टेप्स लाजमी है। ये दो करने के बाद आपने देखना है कि एडिशनल डाटा आपको क्या क्वेश्चन में गिवन है, आपने फिर उसके बाद उसे भी फाइंड कर लेना है। तो अब हमें बैड डेट्स गिवन है, अब हम क्या करेंगे, अब हम बैड डेट्स के बारे में भी देखते हैं कि इसके बारे में कैसे आपकी सलूशन होगा। इसको आप पहले नोट कर लें। ओके, देन हम रिक्वायरमेंट सी करेंगे। दिस इज अबाउट बैड डेट्स, और इसको आप लिखेंगे एडिशनल बैड डेट्स। एडिशनल बैड डेट्स कर लें या मार्जिनल बैड डेट्स, वो ज़्यादा बेहतर टर्म है, मार्जिनल बैड डेट्स। इसका कोई फार्मूला नहीं है, सिंपल आपने इसकी कैलकुलेशन ही करनी है बस।
प्रेजेंट में आपके कितने बैड डेट्स हैं? बैड डेट्स हमेशा निकाले जाते हैं सेल्स पर, हमेशा सेल्स पर निकाले जाते हैं। कितनी सेल्स है आपकी देखें, 10,000 यूनिट्स हैं, एक यूनिट 40 रुपये का है। इनको मल्टीप्लाई करके हमारी सेल्स आ सकती हैं ना। 10,000 यूनिट्स आपने सेल किए हैं, एक यूनिट आपने 40 रुपये का सेल किया है, इनको मल्टीप्लाई करके हम अपनी सेल्स निकाल लेते हैं। अगर ये सेल्स दी होती तो हमने उसी को लिख देना था, अब नहीं दी गई तो हम इनको मल्टीप्लाई करके सिंपली निकाल सकते हैं। तो 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाई 40, ये हमारी सेल्स आ जाएंगी। इस सेल्स का कितने परसेंट बैड डेट्स है? 1% बैड डेट्स। इसको मल्टीप्लाई कर दें तो 40,000 तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 4,000। प्रेजेंटली हमारे 4,000 के बैड डेट्स होते हैं। प्रपोज्ड फ्यूचर में कितने होंगे? 11,000 यूनिट्स हैं हमारे, सेल प्राइस हमारी 40 ही है, 3%। इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 13,200, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। अब देखें, अब हमारे 4,000 डिवाइडेड्स हो रहे हैं, फ्यूचर में कितने हो जाएंगे? 13,200 हो जाएगा। कितने ज़्यादा हो रहे हैं? 9,200 ज़्यादा हमारे डिवाइडेड्स होंगे। ये अमाउंट क्या कहलाएगी? ये एडिशनल बैड-डेट्स कहलाएगी। ठीक है, तो प्रेजेंट में निकालेंगे बैड-डेट्स, प्रपोज में निकालेंगे बैड-डेट्स, इनको माइनस कर देंगे। ये आपकी ये एडिशनल रिक्वायरमेंट ये आपने निकाल दी है, और तो कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसका मतलब है कि क्वेश्चन पूरा हो गया। अब आपने इसका बस डिसीजन करना है। मेरे सामने तो सारा क्वेश्चन लिखा नहीं हुआ, इसका नोट करें फिर वो डिसीजन करते हैं। ओके, तो ये वैल्यूज़ आपके सामने होंगी। मैं इनके फाइनल आंसर्स जो हम 3 स्टेप्स लिए हैं एक दफ़ा लिखता हूँ सामने, इसका फिर हम रिजल्ट निकालते हैं। तो पहले क्या था? एडिशनल प्रॉफिट कॉन्ट्रीब्यूशन, देन हमने देखा था कॉस्ट ऑफ मार्जिनल इन्वेस्टमेंट, और उसके बाद ये है बैलेंस। इसके आंसर्स आपके सामने होंगे। इनके आंसर आए थे, ये था 9,000, ये इतना हमें प्रॉफिट हो रहा है। कॉस्ट हमें कितनी पे करना पड़ रही थी? 4,000। ये हमें कॉस्ट पे करना पड़ रही थी। और बैड डेट्स हमारे कितने हुए हैं? बैड डेट्स हमारे हो गए हैं ज़्यादा, 9,200। ये हमें इजाफी प्रॉफिट हो रहा है, ये हमें इजाफी पे करना पड़ रहा है, और ये हमें इजाफी बैड डेट्स बियर करना पड़ रहे हैं। ये दोनों हमारी कॉस्ट हैं, ये हमारी इनकम है। इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में लिखा, क्योंकि इसको हमने प्रॉफिट में से माइनस करना है। तो जब हम 9,000 प्रॉफिट में से ये 4500 का एक्सपेंस माइनस करेंगे, ये 9,200 की कॉस्ट माइनस करेंगे, एक लॉस माइनस करेंगे, तो हमारे पास आंसर आएगा 4,700। इसको क्या हो गया? 4,721।
4721। सो दिस इज़ लॉस, ये हमारी लॉस की अमाउंट है क्योंकि 9000 का हमें इससे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। बाकी ये दोनों तो हमारी एक्सपेंसेस हैं, हमारे लॉसेस हैं, कॉस्ट है हमारी, तो हमारा लॉस हो रहा है। तो जिस तरह से हम इस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम अपनी पॉलिसी को चेंज नहीं करेंगे। चलिए इसको देखें, कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें। थैंक यू।